Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important articles from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article here is related to the प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात देखने को मिली है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, एक स्कीम चलाई है जिसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलने वाला है. ये आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है? ये आर्टिकल बात कर रहा है कि जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी सी रियायत दी जाएगी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा. अब ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? फॉरेन कंपनीज हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कहां कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं. दैट इज व्हाट इज नोन एज फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स. अब उनको यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट के ऊपर, दैट वाज अमाउंटिंग टू 75% टू 100%, उसको अब उनके लिए फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए घटा के 15% पर ले आएंगे. लेकिन उसके कुछ कंडीशंस यहां पर बताई गई हैं. इससे क्या होगा कि जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उनको एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिलेगा, उनको एक पुश देखने को मिलेगा कि यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो हेल्पिंग यू. इसकी हेल्प से क्या होगा? हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इंप्रूविंग. ठीक है, तो यहां पर इस आर्टिकल में देखते हैं. सबसे पहले जो सेंटर है उसने यहां पर गाइडलाइन जारी करी है किसके लिए? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए. कैसे किया है कि जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़ा सा जो रियायत है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन है इंपोर्ट ड्यूटी में, वो दी थी. इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या? जब भी कोई हम फॉरेन गुड यहां इंडिया में इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है, जिसकी वजह से जिस प्राइस पे वहां से भेजा गया है उससे थोड़ा सा हायर प्राइस पे यहां इंडिया में हमें वो प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं. सिमिलरली अगर इंडिया के कोई एक्सपोर्ट्स हैं, जब वो दूसरे देश में जाते हैं वहां पर वो उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, इंपोर्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो राइज करते हैं. ये सब अब हम सबको क्लियर है बिकॉज ऑफ दी 2 अप्रैल, जब यहां पर यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, यूएस के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था, नेशन वाइड या फिर हम वर्ल्ड वाइड जो टैरिफ बेस है उसको बढ़ा दिया था, 10% सबके लिए कर दिया था. एंड जैसे जैसे किस किस के साथ कैसा ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिलता है उसी हिसाब से उसको क्या कर दिया था, राइज कर दिया था. चाइना के केस में तो हमें 145% जो टैक्स है वो इंक्रीज होता हुआ दिखा था. फॉर एग्जाम्पल यहां पर बोला गया है जो कंडीशंस है, ऐसा तो नहीं है कि फ्री में उनको बोल दें कि अच्छा ठीक है आप बाहर से जितना चाहें उतना, फिर उसको प्रमोट कैसे करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को. तो यहां पर कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं. ये बोला गया है एक साल में आप 8000 कार्स को ही इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर 15% ड्यूटी लगेगी. अगर इससे ज्यादा आप इंपोर्ट करेंगे तो दैट विल फॉल इन दी नॉर्मल ड्यूटी, दैट इज 75 टू 100%. राइट, मैंने यहां पर दो चीजें बोली हैं आपको. 8000 कार एक साल में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 15% ड्यूटी लगाई जाएगी. उसके बाद भी अगर आप ज्यादा कार्स इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर वही नॉर्मल ड्यूटी जो बाकी सभी मैन्युफैक्चरर्स पर लग रही है, दैट इज 75 टू 100%. दूसरी बात, इसमें कंडीशन क्या डाली गई है? आपको ये तो अलाउ किया गया है. कंडीशन क्या है कि आपके ऊपर ये कंडीशन लगा दी गई है कि आपने यहां पर इंडिया में 4150 करोड़ रुपए का लोकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी. मतलब अगर आप 8000 कार एक साल में मंगवा रहे हैं तो आपको इंडिया में क्या करना पड़ेगा? 4150 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में. ये आपको यहां पर कंडीशन दे दी गई है. एंड ऐसा नहीं है कि जब उनका मन करेगा तब करेंगे. ये जो प्रोसेस है इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स या सिंपल व्हीकल्स का, ये आपको विद इन 3 ईयर्स, जैसे ही आप इस स्कीम का बेनिफिट उठाने लगते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, जैसे ही आप इसका फायदा उठाएंगे उसके 3 साल के अंदर अंदर जो यहां पर आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें आपको इतनी अमाउंट जो करोड़ों में 4000 करोड़ अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करनी है, उसका प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना है. अदरवाइज फिर उसके ऊपर आपके साथ क्या होगा, लायबिलिटी आपको उसके भुगतनी पड़ेगी. राइट, देन यहां पर बोल रहे हैं डिटेल्ड गाइडलाइंस यहां पर ये आई हैं. स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया कम्स 15 months आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस इट्स इंपोर्ट पॉलिसी.
इंडस्ट्री। देन यहाँ पर बोला गया है अब फ्रॉम द यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिनिस्ट्री, यहाँ पर बताया गया है कि जो टेस्ला है, वी ऑल नो दैट टेस्ला इज अ लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कार्स में लीडिंग एक इंडस्ट्री है, लीडिंग एक कंपनी है। लेकिन टेस्ला के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने बोला है कि टेस्ला इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, राइट। ये क्या इंटरेस्ट, किसमें इंटरेस्टेड है, ये सिर्फ शोरूम्स खोलना चाह रहे हैं एंड दे वांट टू सेल देयर कार्स, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ इंडिया। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट फॉर द प्रमोशन ऑफ टेस्ला, दिस इज फॉर द प्रमोशन ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो स्कीम में क्या अलाउ किया गया है, द स्कीम अलाउज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स टू इंपोर्ट कंप्लीटली बिल्ट अप कार्स, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट करते हैं। यहां पर रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। यू कैन कंप्लीटली बिल्ड अप cars within a minimum with a minimum cost insurance freight value। यहां पर इतनी मिनिमम इंश्योरेंस फ्रेट जो होगा $35,000 से, कहां पर कस्टम ड्यूटी कितनी रिड्यूस कर दी जाएगी, 15% तक ला दी जाएगी। 5 साल तक होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन अप्रूवल। जब से आपका, आप मान लो आप कोई एबीसी कंपनी है, आपने एप्लीकेशन डाली कि हम आपको कमिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कमिट कर रहे हैं कि अगले 3 सालों में हम अपना लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्ट कर देंगे विद अमाउंट ऑफ मिनिमम 4,150 करोड़। उसके ऊपर भी जा सकता है, डेफिनेटली रोकेंगे नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम यहां पर प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है एबीसी कंपनी की, वैसे ही आपके ऊपर जो आप बाहर से फिनिश प्रोडक्ट्स मंगाना चाह रहे हो, 8,000 कार आप मंगवा सकते हो, उसके ऊपर 15% ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द नेक्स्ट 5 years। देन the maximum number of electric 4-wheelers allowed to be imported at the reduced custom duty will be 8,000 units a year। then इसके बाद यहाँ पर ये डिपार्चर हमें देखने को मिलता है। 2024 की पॉलिसी थी जिसमें क्या है, यूनियन गवर्नमेंट हैज अलाउड, नाउ यहाँ पर अलाउ कर दिया है। इससे पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे उसमें ग्रीन फील्ड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रमोट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर प्रमोट करती हुई हमें देखने को मिल रही है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड मतलब जहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा हो कोई बिजनेस, एंड यहाँ पर ब्राउन फील्ड क्या है कि ऑलरेडी वो मार्केट, ऑलरेडी वो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उसी में ही इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है। ऑब्वियसली अब यहां पर आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट कर रहे हो, तो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है, राइट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको बोला जा सकता है कि इस तरीके की जो ये यहाँ पर रियायत दी गई है, 15% की जो ड्यूटी लगाई गई है, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है क्या? क्योंकि आपको लगेगा कि यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम अपना आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले हैं, आत्मनिर्भर भारत की वजह से हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं, तो शायद से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए हो। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है। 8,000 कार्स, 3 years का टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड, कब तक ये जो स्कीम है ये वैलिड रहेगी? अभी तक जो हमें नोटिफिकेशन है, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज फॉर द 5 years। एंड साथ में ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स जो यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। बिकॉज टेस्ला का एग्जांपल यहां पर बखूबी दिया गया है कि जो टेस्ला है जो यहां पर सिर्फ शोरूम में बेचेंगे वो यहां पर एलिजिबल नहीं है, ये उनके लिए एलिजिबल है जो यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। This article is also important from GS2 perspective, international relation। तो इंडिया पैराग्वे कैन स्ट्रेंथन दी ट्रेड टाइज, सेज प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले यहाँ पर हमें पैराग्वे की लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में या किसी भी स्टेट सर्विसेज में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि पैराग्वे कौन से कॉन्टिनेंट में फॉल करता है, तो दिस इज अ कंट्री विच इज लोकेटेड इन दी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि जो पैराग्वे कंट्री है, दिस इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब कि इसके पास कोई भी सी कोस्ट नहीं है। देन इफ वी टॉक अबाउट लैंड लॉक्ड है तो कौन सी लैंड से घिरा हुआ है? देन अगर साउथ में देखें तो अर्जेंटीना से, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट एंड अ लिटिल बिट नॉर्थ तो हम बोले कि ब्राजील में, एंड देन अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में तो वहां पर ये बोलिविया से सराउंडेड है। तो बोलिविया, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, यहां पर ये लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में हमें देखने को मिलता है।
इस आर्टिकल में बात करी गई है मर्कोसोर जो आपका एग्रीमेंट है ट्रेड, मर्कोसोर क्या है कि स्पेनिश एब्रीविएशन है फॉर दी सदर्न साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज का ये ट्रेड ब्लॉक बनाया हुआ है जिसको मर्कोसोर ट्रीटी बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये साइन कब हुआ था, इसमें कौन कौन इनिशियली जो कंट्रीज हैं वो इंक्लूडेड थे, तो वहां पर आते हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड उरुग्वे। ये 1991 में ये एक ट्रेड ब्लॉक बनाया गया था। एंड देन उसके बाद इंडिया के साथ जो रिलेशन है, इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट है मर्कोसोर का, वो साइन हुआ था 2003 में। एंड देन लेटर ऑन दिस एग्रीमेंट ऑल्सो फॉलोड बाय द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए भी साइन हुआ था इन 2004 में, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया और जो पैराग्वे के जो ट्रेड रिलेशन है या डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो एस्टैब्लिश हुए थे इन दी ईयर 1961 एंड उसके बाद वहां पर इंडिया की एम्बेसी भी कंस्ट्रक्ट करी गई थी। सो वी हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पैराग्वे। अगर हम पैराग्वे की इंपॉर्टेंस की बात करें तो पैराग्वे इज अ वेरी वेरी रिच रिसोर्स कंट्री। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहां पर एल्यूमिनियम का जो ओर है, इल्मेनाइट, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। आयरन माइंस मिलते हैं, जिप्सम है, सॉल्ट है। इफ वी टॉक अबाउट ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ गया जिप्सम, लाइमस्टोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी मेटल्स तो यहां पर बॉक्साइट के ओर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड अ वेरी 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 रिच रिसोर्स रिच कंट्री। सो दैट इज वाई ट्रेड यहां पर प्रेफरेंशियल ट्रेड इसके साथ साइन करना, मर्कोसोर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसके साथ ट्रेड टाइज में इन्वेस्ट करना, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में यहां पर इन्वेस्ट करना, दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर बोथ दी कंट्रीज। यहां पर यही बात करी गई है, राइट। तो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर, तो इंडिया की जो वास्ट पॉपुलेशन है, ग्लोबल लीडरशिप है टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, ये की स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन सकते हैं हम पैराग्वे के लिए। देन उसके बाद यहां पर बोला गया है कि जो यहां पर रीजनल पार्टनर हैं इंडिया के, इट फॉलोज अ कॉशियस फॉरेन पॉलिसी। जो पैराग्वे है वो बहुत ज्यादा कॉशियसली फॉलो करता है एक फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि इसके जो साथ में जो ग्लोबल लीडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इनकी पॉलिसी को यहां पर क्या करते हैं, विदाउट एंटागोनाइजिंग, किसी को नाराज किए बिना पैराग्वे अपने फॉरेन पॉलिसीज को फॉलो करता है। तो इंडिया के साथ ऐसी पॉलिसी बनाना मतलब ये एक लीप फॉरवर्ड है हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनके अंदर, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पैराग्वे के साथ अब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं। इसकी वजह से आपके लिए मर्कोसोर जो ट्रीटी है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में यहाँ पर एसेंसियोन जो ये कैपिटल है ये बताई गई है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं कि जो इधर दे देंगे आपको कंट्री एंड साथ में दे देंगे पेयर बना के उसकी कैपिटल। तो पैराग्वे जैसे न्यूज में आ गया है तो उसकी वजह से उसकी जो कैपिटल है दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज एसेंसियोन, ठीक है। पैराग्वे एसेंसियोन, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। ब्राजील, अर्जेंटीना एंड बोलिविया यहाँ पे इसके पार्ट इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, राइट। एक और यहाँ पर आर्टिकल हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू दी प्रेसिडेंट रूल। तो बोला जाता है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है बहुत डिटेल में, हाउ इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम दी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, plus this is also important from the mains perspective and specifically talking about GS paper 2। तो GS paper 2 से related ही हमने IR का भी एक आर्टिकल डिस्कस किया है। now this article is also important कि जो ये प्रेसिडेंट रूल है ये इम्पोज कैसे होता है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि मणिपुर में अब इसको रिवोक करने की बात करी जा रही है। February 2025 से यहाँ पर क्या लागू है, एक प्रेसिडेंट रूल लागू है एंड इसको अब यहाँ पर रिवोक करने की कोशिश करी जा रही है। व्हाट इज प्रेसिडेंट्स रूल, तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट में। तो यहां पर कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ग्राउंड्स दिए जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर एंड अदरवाइज। दो वर्ड्स यहां पर लिखे जाते हैं, द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड अदरवाइज। अदरवाइज वाली सिचुएशन यहां पर आपको बताई गई है अंडर आर्टिकल 365, ड्यू टू फेलियर ऑफ अ स्टेट टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कि कोई भी डायरेक्शन देती है यूनियन गवर्नमेंट तो अगर उससे स्टेट कंप्लाई नहीं करती है तो अंडर द आर्टिकल 365 ये अदरवाइज वाली कैटेगरी को फुलफिल करता है। एंड यहां पर क्या लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट के हेल्प से, प्रेसिडेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट ही इसको क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करता है। अब यहां पर जो इंपोजिशन है उसमें हो सकता है प्रेसिडेंट खुद से ले ले, या फिर अगर जो डिसीजन है या फिर जनरली may take over the governance of the state when it cannot be carried out in accordance with the provision of constitution। यही वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर।
Then the president can make such a proclamation based on the receipt of the report from the governor. तो जो स्टेट के गवर्नर हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हमें होते हुए दिख रहा है, या फिर जो स्टेट है वो यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को नहीं फॉलो कर रही है अंडर आर्टिकल 365, इनके बेसिस पर एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है। लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर ये रिपोर्ट को मानना बाइंडिंग नहीं है, इसको सबमिट करना बाइंडिंग नहीं है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उसको सबमिट करना चाहते हैं, उसको कॉग्निजेंस में लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। देन इसके बाद हिस्ट्री की बात करी गई है कि जब यहाँ पर डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वाइल फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 356, तो यहाँ पर बोला गया था कि जो B.R. अम्बेडकर हैं जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, तो उन्होंने बोला था कि जो आर्टिकल 356 है दिस शुड रिमेन अ डेड लेटर। इसका मतलब क्या है कि इसको बार बार यूज नहीं करना है, ये दिखाएगा कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेलियर है तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट शुड रिमेन अ डेड लेटर। तो आपसे पूछा जा सकता है B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शुड रिमेन एज अ डेड लेटर, कि इसका बार बार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए एंड इनफैक्ट इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। बट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम देखें तो इसको मल्टीपल टाइम यहां पर क्या किया गया है, यूज किया गया है, और इनफैक्ट इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिसयूज किया गया है। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए यहां पर यहां पर जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 एंड साथ में यहां पर बात करी गई है ऑफ द SR बोमाई केस ऑफ 1994। इसके बाद जो मिसयूज है, तो इसके बाद जो मिसयूज है उसको अब यहां पर चेक किया जा रहा है एंड ऑब्वियसली यहां पर अब जुडिशियल रिव्यू में प्रेसिडेंट रूल को डाला जा चुका है कि अब अगर यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उसके ऊपर जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है कि जो उसके ग्राउंड्स थे वो फुलफिल हो रहे थे, या जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन, जस्ट बिकॉज कि वहां पर आपकी सेंटर वाली सेम पार्टी नहीं बनी है या कोई पॉलिटिकल यहां पर इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से तो नहीं किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को यहां पर क्या कर दिया है, सब सस्पेंड कर दिया है। तो अगर हम देखें कि अगर ये लागू हो जाता है, लागू होता कैसे है, तो यहां पर पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में ये सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल। तो वैसे तो प्रेसिडेंट इसको इंपोज कर सकता है और इंपोजिशन के विद इन 2 मंथ्स पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी से। देन उसके बाद अगर बाय चांस ऐसा हो कि लोकसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा यहां पर सस्पेंडेड है या लोकसभा यहां पर नहीं फंक्शन कर रही है, तो राज्यसभा उसको पास कर सकता है एंड जैसे ही लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होती है उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको दोबारा से क्या करना है, उसको पास करना है, उसको अप्रूव करना है। ओके जी, सेकेंड पॉइंट इज उसको कभी भी प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज कि जब हम बात करें कि प्रेसिडेंट रूल कितने समय तक लगता है, तो 2 महीने तक तो यहां पर पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए। देन उसके बाद ये 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकता है एट अ स्ट्रेच। देन उसको दोबारा से अगर आपने एक्सटेंड करना है तो हर बार ये 6 महीने का एक्सटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम ये 3 साल तक ही कंटिन्यू किया जा सकता है एंड अगर हम 1 साल से दूसरे साल में जा रहे हैं, दूसरे साल मान लो कि आपने 6 महीने तक कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद आपने फिर से री इंपोज किया, रीइंपोजिशन का फिर से वही प्रोसेस है कि यहां पर फिर से पार्लियामेंट को क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करना पड़ेगा। देन अगर हम फर्स्ट ईयर में इसको इंपोज करके दोबारा से सेकंड ईयर में जा रहे हैं, 1 साल तक आपने इसको इंपोज किया, दोबारा दूसरे साल भी आप इसको इंपोज करने जा रहे हैं, तो उसमें 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन इन दोनों कंडीशन में से। पहला तो है कि जो कंट्री है या टेरिटरी है उसमें नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हो, या फिर स्टेट में नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो, या फिर अगर हम देखें जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है स्टेट में, दे आर नॉट कंड्यूसिव टू कंडक्ट न्यू इलेक्शंस, ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करने की सिचुएशन अभी हमारे पास यहां पर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, तभी आप फर्स्ट से सेकंड ईयर तक इसको रेगुलरली इंपोज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसका इंपैक्ट क्या होता है, इंपैक्ट होता है कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिसमिस कर दिए जाते हैं। सेकंड थिंग इज जो स्टेट लेजिस्लेचर है दैट रिमेन इन सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन की यहां पर SR बोमाई केस के बाद यहां पर बात करी गई है कि सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेंगे। सस्पेंडेड एनिमेशन मतलब क्या, कि जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करता है वो सस्पेंडेड रहेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट के अप्रूव करने के बाद इट विल बी इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट कि वो उसको सस्पेंड करते हैं या उसको डिसमिस कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी रख सकते हैं। देन यहां पर बात करी गई है हाउ इट कैन, व्हेन इट कैन इट बी इन्वोक्ड, मतलब इसको रिवोक कब कर सकते हैं। तो ये जो यहां पर इंपोज होता है, कभी कभी ऐसे भी इंपोज होता है कि एक कोई गवर्नमेंट है उसने अपनी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसने अपनी मेजॉरिटी है जो लेजिस्लेचर में वो खो दी है, तो अब दोबारा से जब ऐसी सिचुएशंस यहां पर आएंगी तो उसके बाद ये जो प्रेसिडेंट रूल है उसको एंड कर दिया जाना चाहिए। यही अब हो रहा है यहां पर मणिपुर में, ठीक है।
देन उसके बाद लास्ट में बोला गया है कंसीडरिंग दैट मोर देन 18 मंथ्स आर लेफ्ट बिफोर द असेंबली टर्म एक्सपायर, कि 18 महीने से 1.5 साल से ज्यादा का समय अगर फ्रेश इलेक्शन में बचा है, क्योंकि फ्रेश इलेक्शन होने हैं 2027 में, उससे ज्यादा ही समय 1.5 साल से ज्यादा ही समय बचा है, तो यस द मेजोरिटी जो भी सिक्योर कर पाएगा, जो भी मेजोरिटी पार्टी यहाँ पर सिक्योरिटी ले पाएगी, कॉन्फिडेंस गेन कर पाएगी, वो यहाँ पर अब सरकार बना सकती है। अदरवाइज जो अगर 1.5 साल से कम का समय बचता है तो फ्रेश इलेक्शंस का ही यहाँ पर क्या किया जाता है, वेट किया जाता है। सो वी have discussed this article in a very elaborate manner, so kindly read this article, and other 2 articles are also very important for you. So that's all for this video. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.